नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। पिछले वीडियो में हम प्रिज्मेटिक बार के बारे में पढ़े थे। प्रिज्मेटिक बार से इलांगेशन फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं उसके बारे में हम पढ़े थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसको वीडियो देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में हम पढ़े थे कि अगर इलांगेशन फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे कि अगर डेल्टा एल आता है आपका उसमें पी एल बाई ए ई, ये इलांगेशन फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे उसमें, जहां पे पी आपका है वो लोड है, एल लेंथ है बार की, और ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ई एंग मॉडुलस है। इसमें हम बताए थे आपको कि ये तभी एप्लीकेबल होगा जब बार प्रिज्मेटिक होगा और वो मटेरियल सेम होगा उसका, और उस एलिमेंट पे सेम लोड लग रहा हो, यानी कि पी की वैल्यू, ए की वैल्यू और ई की वैल्यू, तीनों वैल्यू कांस्टेंट होने चाहिए, तब प्रिज्मेटिक बार के लिए एप्लीकेबल हो। अगर इस तीनों में से कोई एक भी वेरी कर रहा है तो उस केस में यह फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए इसमें रख के 0 से L तक मतलब पूरा क्रॉस द लेंथ हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो आज इसी का एक एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर इसमें से एक वेरी कर रहा हो तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास टेपर बार है, इसमें हम लोग इलांगेशन देखेंगे कि इसमें इलांगेशन कितना आ रहा है। अगर कोई टेपर बार है तो इसमें यहाँ के डायमीटर अगर D1 हो, यहाँ पे डायमीटर D2 हो, और इसका क्रॉस द लेंथ अगर L हो, उस केस में इसमें टोटल इलांगेशन कितना आएगा, टोटल डिफॉर्मेशन कितना आएगा। अगर हम फार्मूले से देखें तो P की वैल्यू जो लोड है वो P की वैल्यू सेम है, मटेरियल का E सेम है, यंग मॉडुलस सेम है, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शन है हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो बहुत सिंपल सा तरीका हम लोग करने वाले हैं कि P की वैल्यू सेम रहेगी, जो पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि L की वैल्यू dx लेके 0 से L तक हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। यानी कि हम लोग सीधा सीधा करने वाले हैं, P की वैल्यू P सेम रखेंगे, L के लिए हम लोग dx रख के 0 से L तक इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, और A क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, और कौन सी क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे उसको अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। A इंटू ई, चूंकि 0 से L तक इंटीग्रेट करना है इसको, तो उस केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा। इसमें मान लीजिए कंसीडर करते हैं कि एक स्ट्रिप कोई है जिसकी थिकनेस dx है, जिसकी लेंथ dx है, और इस साइड से ये x डिस्टेंस पे है। तो हम इस थिकनेस के लिए पहले एरिया निकालेंगे, और इस थिकनेस की एरिया निकालने के बाद पूरे थ्रू आउट द इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक थिकनेस के लिए इलांगेशन निकालेंगे, और पूरे थ्रू आउट द बार अगर हमको इलांगेशन निकालना हो, चूंकि थिकनेस के लिए PL अपान ए, तो पूरे थ्रू आउट द बार हमको इलांगेशन निकालना हो तो 0 से L तक P dx अपान ए, जहाँ पे ए होगा इस स्ट्रिप्स की एरिया होगी, क्रॉस सेक्शनल होगा। यहाँ से रख के हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारे पास इलांगेशन, टेपर बार में जो इलांगेशन आता है वो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, वो डेरिवेशन हमारे पास सामने होगा। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। इस पूरे सेक्शन में चैलेंजिंग बस क्या है कि P की वैल्यू हमारे पास है, 0 से L तक इसको इंटीग्रेट करना है। चैलेंजिंग ये है कि इसमें एरिया चेंज हो रहा है, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है। तो हम एक स्ट्रिप मान के, एक छोटी सी पट्टी मान के इसके लिए एरिया निकालेंगे, और पूरे वैल्यू में इलांगेशन निकालने के लिए, पूरे एलिमेंट में इलांगेशन निकालने के लिए 0 से L तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर इसका हम एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर इसका डायमीटर D हो, अगर इसकी डायमीटर यहाँ पे D हो, तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल इसमें, यानी कि अगर इसका मैं नाम दे दूं तो A B C, अगर मैं इसको दूं D, इसको E, तो अगर मैं A B C ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल A B C और ट्रायंगल A D E को देखूं, ट्रायंगल A B C और A B C और A D E को देखूं, तो दोनों में ये एंगल सेम है, और दोनों में एक एंगल ये 90 डिग्री है। तो इस हिसाब से दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। तो इस हिसाब से इसमें हम ट्रायंगल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रायंगल रूल अप्लाई करते हैं तो मान लीजिए कि ये हाइट, यहाँ से ये हाइट h हो, स्मॉल h हो, और यहाँ से ये हाइट कैपिटल H हो। तो अगर इसमें हम ट्रायंगल रूल अप्लाई करें तो छोटी भुजा
अपन इसकी ए वाली भुजा, तो इस केस में इसकी छोटी भुजा और ये वाली भुजा ए ई, इतना हम लिख सकते हैं। इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो लिख सकता हूं h बाई एक्स, यानी कि छोटी भुजा ए बी सी में सबसे छोटी भुजा और 90 डिग्री के पास वाली भुजा a बाई एक्स इक्वल टू, तो सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे तो कैपिटल H बाई, यहाँ से ये डिस्टेंस है L, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल H बाई L। इस केस में आपका H इक्वल टू हो जाएगा H बाई L इंटू एक्स। अब H इक्वल टू क्या है, ये पूरी लंबाई यहाँ पे पूरी लंबाई d1 है, इसका डायमीटर d2 है, तो उस केस में ये H है और ये भी यहाँ पे ये भी H ही होगा। तो इस केस में हम लिख सकते हैं d2 इक्वल टू d1, ये पूरा इक्वल टू ये इतना d1 प्लस h, यानी कि d1 प्लस 2h। तो यहाँ से h इक्वल टू हो जाएगा आपका d2 माइनस d1 बाई 2। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूँ, ये डाटा अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो d2 माइनस d1 बाई 2 इंटू एक्स बाई एल, ये हो गया इस h की लंबाई। तो अगर हम d में रिलेशन निकालना चाहूँ कि ये हो गया h की वैल्यू, तो अगर मैं d की वैल्यू निकालना चाहूँ तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक d1 है, ये h है और यहाँ से यहाँ तक h है, तो उस केस में हम d इक्वल टू लिख सकते हैं d इक्वल टू d1 प्लस h प्लस h, यानी कि d इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं d1 प्लस 2h। तो हो जाएगा आपका d इक्वल टू d1 प्लस h की वैल्यू इसमें रखते हैं हम, तो d2 माइनस d1 बाई 2 इंटू एक्स बाई एल इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका d1 की वैल्यू d1 प्लस d2 अपन d1 बाई एल इंटू एक्स, ये हो गया आपकी d की वैल्यू। ये जो स्ट्रिप्ट हम लोग इसमें कंसीडर किए थे, स्ट्रिप्ट जो माने थे उसकी डायमीटर आ गई यहाँ पे d1 प्लस d2 माइनस d1 बाई एल इंटू एक्स। तो हमारे पास अगर डायमीटर आ गया तो हम एरिया इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एरिया देख लें, हमको बस एरिया चाहिए यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए, तो अगर इसका एरिया निकालें तो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया लिखते हैं हम, इस स्ट्रिप्ट का एरिया अगर हम डी ए मान लें तो डी ए इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यानी कि पाई बाई 4, और इसका हो जाएगा आपका d1 प्लस d2 माइनस d1 बाई 2, नहीं सॉरी 2 नहीं है, l है यहाँ पे, d2 माइनस d1 बाई एल इंटू एक्स का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एरिया। इसमें से कुछ मान के इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसमें d2 माइनस d1 बाई एल इक्वल टू के मान लें, अगर इतना के मान लें तो इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग, पाई बाई 4 d1 प्लस के एक्स का स्क्वायर। अब हमारे पास इस स्ट्रिप्ट की एरिया आ चुकी है, ये स्ट्रिप्ट का एरिया है हमारे पास, ये हमारे पास इस स्ट्रिप्ट की एरिया है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, सीधे इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए रख के यहाँ पे देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर थ्रू आउट द लेंथ इंटीग्रेशन करें तो पूरे, चूंकि स्ट्रिप्ट के लिए हो जाएगा, केवल स्ट्रिप्ट में इलांगेशन निकालना हो तो ये हो जाएगा पी डी एक्स अपान एरिया हमारा यहाँ पे निकला है पाई बाई 4, और वो है आपका d1 प्लस के एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू ए। यही अगर पूरे स्ट्रिप्ट के लिए निकालना हो, पूरे एलिमेंट के लिए निकालना हो तो 0 से l तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा 0 टू l। तो उस केस में हमारा p है और e जो है p e पाई और 4 ये सारे कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसको मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 4p अपान पाई ई, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से l तक इंटीग्रेट करना है dx अपान d1 धन kx का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका इलांगेशन। ये आपको इंटीग्रेशन आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, 12th क्लास में इंटीग्रेशन आप लोग को पढ़ाया जाता है। यहाँ से इसको बहुत ही इजीली इंटीग्रेट करके डेल एल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं।
और ये डायरेक्ट आपका फार्मूला हो जाएगा जो कि टेपर बार के लिए माना जाता है। चलिए इसको आगे करके भी देखते हैं कि इसके आगे कैलकुलेशन कैसा होगा। इसके लिए ये वाली चीज़ें थोड़ी सी हमको रफ करनी पड़ेगी। हम लोग कहाँ करें, यहाँ पे कर लेते हैं। अब मैं इस वाले इक्वेशन को जो डेल एल की वैल्यू आई है इसको इंटीग्रेट करता हूँ 0 से L तक। तो इसको यहाँ पे करता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसको यहाँ से करता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करूँ तो ये हो जाएगा आपका 4p, ये चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ 4p अपन पाई ई, ये इंटीग्रेशन 0 to L, ये नीचे की चीज़ें हैं। अगर ऊपर जाएगा तो d1 प्लस kx टू द पावर -2 dx। तो इसका जब इंटीग्रेशन आप लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4p अपन पाई ई, और d1 प्लस kx यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dn प्लस kx टू द पावर -1 अपन -2 प्लस 1। और ये जो लिमिट लगेगी 0 से L तक, इसमें क्या हुआ है x के पावर n इक्वल टू इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो n प्लस n मतलब -2 प्लस 1 इक्वल टू -1 अपान -2 प्लस 1 इक्वल टू -1। ये इसका फार्मूला होता है कि x के पावर n इक्वल टू इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। इसी पे इसको तोड़ा गया है। तो इसको आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4p अपन पाई ई, और ये माइनस साइन के साथ माइनस, ये यहाँ पे -1 होगा जिसको मैं पहले ही बाहर कर देता हूँ। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 बाई dn प्लस kx 0 to L। तो इसको और अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा आपका, अगर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -4p अपन पाई ई, और यहाँ पे L पुट करेंगे तो 1 अपन dn प्लस Lx माइनस, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 अपन dn आ जाएगा। ये कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई लिमिट x प्लस 1 है जिसमें 0 to L अप्लाई करना है, तो एक बार ये होगा s की जगह पर L आएगा, तो ये हो जाएगा L प्लस 1 माइनस, फिर 0 रखेंगे s इक्वल टू तो 0 प्लस 1। ऐसे इसकी लिमिट अप्लाई की जाती है। ये आप लोग कैलकुलस में पढ़ चुके हैं। तो ये आ गया आपका डेल एल की वैल्यू। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये मैं क्या इसमें से रफ कर दूं, अगर इसको मैं रफ कर दूं, शायद आप लोग लिख लिए होंगे। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो इसमें कुछ डाटा है जो पुट कर सकते हैं हम लोग। क्या डाटा पुट कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे x इक्वल टू एल पुट करने के बाद यहाँ पे ये आएगा आपका के एल। अब इसमें हम लोग जो माने थे उसको वैल्यू पुट करते हैं सीधे। हम लोग माने थे k इक्वल टू d2 माइनस डी टू बाई एल, या मैं इस वाले डाटा को मिटा देता हूं। आप लोग हम लोग माने थे k इक्वल टू d2 माइनस d1 बाई एल। वही वैल्यू अगर इसमें पुट करूं हम तो ये हो जाएगा -4p अपान पाई ई और 1 अपान d1 प्लस k इक्वल टू d2 माइनस d1 बाई एल, d2 माइनस d1 बाई एल इंटू एल अपान 1 बाई d1 माइनस का। तो ये एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये d1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा 1 अपान d2 माइनस 1 अपान d1। इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस साइन के साथ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये छोटा सा कैलकुलेशन है, इसको आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला जो फाइनली बनेगा बचेगा 4pl अपान पाई ई d1 d2। तो इस टेपर बार के लिए ये फार्मूला डिराइव हुआ 4pl अपान पाई ई d1 d2, जिसमें d1 इस साइड की डायमीटर है, d2 इस साइड की डायमीटर है, ई एंग मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और p इस पे लोड है और यल इसकी लंबाई है। तो इसके लिए फार्मूला डिराइव हुआ। इस तरह का कोई भी सेक्शन हो जिसमें p की वैल्यू अगर डेल्टा एल इक्वल टू, हम लोग जो फार्मूला से स्टार्ट किए थे कि अगर डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपन ए ही है, तो इस तरह का फार्मूले में अगर कोई भी ऐसा डाटा हो p की वैल्यू, ए की वैल्यू, ई की वैल्यू, अगर कोई भी वैरी कर रहा है तो ठीक ऐसे ही जिसमें इसमें ए वैरी किया है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह वेरी कर रहा था, तो एक स्ट्रिप्ट मान के हम लोग और सीधे इसमें स्ट्रिप्ट की एरिया निकाले हैं और सीधे इसमें रख के इसको 0 से L तक इंटीग्रेट किए हैं। बस इतना ही हुआ है। ये सारी चीज़ें स्ट्रिप्ट निकालने के लिए हम लोग स्ट्रिप्ट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले स्ट्रिप्ट के डायमीटर चाहिए। तो डायमीटर निकालने के लिए सबसे पहले डायमीटर D एज्यूम किए हैं और फिर D एज्यूम करने के बाद इसमें ट्रायंगल लगाए हैं ABC और ADE में। ये एंगल दोनों ट्रायंगल में सेम है, ये भी 90 डिग्री है और दूसरे वाले ट्रायंगल में ये भी 90 डिग्री है। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप हैं, एक दूसरे के समान है। तो इसमें ट्रायंगल रूल अगर हम अप्लाई कर दें तो छोटी भुजा अपन ये भुजा 90 डिग्री के पास वाली भुजा इक्वल टू ये छोटी भुजा बड़ी ट्रायंगल में अपन इसके 90 डिग्री के पास वाली भुजा AE, तो हो गया H/X इक्वल टू H/L। ये ट्रायंगल का थ्योरम होता है, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे इसको। तो यहाँ से हम लोग सीधे H की वैल्यू निकाले हैं H/L इंटू X, और H की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इसके बाद ये किए हैं कि हमको D की वैल्यू चाहिए। तो चूंकि इतना तो D1 है, ये D1 है तो ये भी D1 होगा, ये आपका D1 है और ये पूरा हम लोग D इक्वल टू लिख सकते हैं D1 प्लस H, यानी कि D इक्वल टू आप का हो गया है D1 प्लस 2H। तो यहाँ से D की वैल्यू निकली है और D की वैल्यू को π/4 D स्क्वायर करके एरिया निकाले हैं और एरिया रख के इसमें 0 से L तक इंटीग्रेट कर दिया है। बस इस पूरे प्रोसेस में इतना ही हुआ है। अगर इसमें A के अलावा कोई भी चीज़ें वेरी कर रही हैं, कोई भी एलिमेंट हो चाहे किसी भी शेप का हो, A वेरी कर रहा है, P वेरी कर रहा है, E वेरी कर रहा है, उसमें 2 वेरी कर रहे हैं या तीनों वेरी कर रहे हैं, तो सीधे इसी तरह आप रख के उसको इंटीग्रेट कीजिए और आंसर 2 मिनट में आंसर आपके सामने निकल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन, ये तो डेरिवेशन है जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और इस फार्मूले पे कई बार SSC JEE में और इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में जो 4PL/πE D1 D2 है, इंजीनियरिंग सर्विस में डायरेक्ट आपके एक न्यूमेरिकल दिया था। SSC JEE में भी कई बार इस पर पूछा गया है। डायमीटर दे दिया है, दोनों साइड का लेंथ दे दिया है और टेपर बार में इलांगेशन पूछा है, तो डायरेक्ट इसमें आप निकाल सकते हैं इसको। और गेट में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन हो सकता है कोई और शेप दे दे जिसमें E की वैल्यू वेरी कर रही हो, E की वैल्यू फंक्शन ऑफ X हो या P की वैल्यू फंक्शन ऑफ X हो, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे 0 से L तक PL/AE रख के जो भी P की वैल्यू है, जो भी फंक्शन ऑफ X है, उसको रख के सीधे इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आपके सामने निकल जाएगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। कल हम लोग सीखेंगे कि इलांगेशन सेल्फ वेट की वजह से अगर बॉडी पे कोई लोड ना लग रहा हो और उसके अपने सेल्फ वेट की वजह से उसमें कितना डिफॉर्मेशन आएगा, कितना उसमें इलांगेशन आएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। तब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।